हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। मैं अभिषेक ठाकुर स्वागत करता हूं आप सबका इको शास्त्र की नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं औद्योगिक क्षेत्र की क्या दशा हुई ब्रिटिश काल के दौरान, और उसके बाद हम बात करेंगे कि विदेशी व्यापार की क्या दशा हुई ब्रिटिश काल के दौरान। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि ब्रिटिश काल के दौरान औद्योगिक क्षेत्र की क्या दशा हुई थी, और मैंने आपको पिछली वीडियो में ये बताया कि कृषि क्षेत्र की क्या दशा थी। तो अगर आपने हमारे पार्ट 1 को मिस कर दिया है तो ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक कीजिए और वहां से आप पार्ट 1 देख सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द टुडेस क्लास। आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय औद्योगिक क्षेत्र की क्या स्थिति थी। और जब हम औद्योगिक क्षेत्र की स्थिति की बात करते हैं तो मैंने बात की थी हस्तशिल्प उद्योग की, और आप जानते हैं किसी समय में हस्तशिल्प उद्योग में हमारी बादशाह चला करती थी, जहां पर पूरे विश्व में हमारे वस्तुओं की बहुत ज्यादा मांग थी। खासकर सूती और सिल्क उद्योग में हमारा सिक्का चलता था। तो वो एक ऐसा समय था। अब ब्रिटिशर्स ने सोचा कि अगर भारत को बर्बाद करना है तो हस्तशिल्प उद्योग को बर्बाद करना जरूरी है, और यही हमारा पहला पॉइंट आता है जहां पर हम बात करेंगे हस्तशिल्प उद्योग का पतन, जिसे हम डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज बोलते हैं। तो ब्रिटिशर्स ने सोचा कि अगर भारत में हमें अपना अस्तित्व बनाकर रखना है तो हमें हस्तशिल्प उद्योग को बर्बाद करना पड़ेगा। तो उन्होंने ये कैसे किया, तो मैंने सबसे पहले यहाँ पे लिखा ब्रिटिश सरकार की दोहरी नीतियों ने। तो उन्होंने जो नीतियां बनाई वो अपने लिए कुछ और नीतियां थी, दूसरों के लिए कुछ और नीतियां थी। तो ब्रिटिश सरकार की दोहरी नीतियों ने हस्तशिल्प उद्योगों को बर्बाद कर दिया तथा आधुनिक उद्योगों को पनपने नहीं दिया। तो उन्होंने कोशिश की कि सबसे पहले भारत के हस्तशिल्प उद्योग को बर्बाद कर दिया जाए, और कोई भी अगर आधुनिक उद्योग आ रहे हैं तो उन्हें पनपने ना दिया जाए। पर सवाल ये उठता है कि उन्होंने ये किया कैसे, तो इनसे उनका कौन सा मकसद पूरा हुआ। तो मैंने 2 पॉइंट्स में बताने की कोशिश की है। मैंने लिखा ब्रिटेन के नए उद्योगों के विकास के लिए। आपका उद्देश्य क्या था कि ब्रिटेन के नए उद्योगों का विकास करना था, और उसके लिए जरूरत थी कच्चे माल की। तो सस्ते दर पर भारत से कच्चे माल की खरीद करना। आपने ये कैसे किया, तो अपने उद्योगों का विकास करने के लिए आप भारत को एक जरिए की तरह यूज कर रहे थे, जहां से भारत से आपने सस्ती दरों पर कच्चे माल को खरीदा, फिर उसे अंतिम वस्तु में बनाकर भारतीयों को ही महंगी कीमत पर बेच दिया। तो मैंने यहाँ पे लिखा ब्रिटेन की वस्तुओं को भारतीय बाजारों में ऊंचे दामों पर बेचना। तो मेरी बिल्ली और मुझी को म्याऊं पहले आप मुझसे सस्ते दर पर खरीदते हैं, उसे अंतिम वस्तु में बदलकर आप मुझी को ऊंची कीमतों पर बेच रहे हैं। और ऐसी स्थिति थी जिसकी वजह से हस्तशिल्प उद्योग का पतन हो गया। तो मैंने आगे लिखा ब्रिटिश सरकार की इस दोहरी विभेद मूलक कर नीति। विभेद मूलक का मतलब पार्शियलिटी की बात करते हैं, और कर नीति का मतलब टैक्स पॉलिसी है, जिसे हम डिस्क्रिमिनेटिंग टैरिफ पॉलिसी भी बोलते हैं। तो एक ऐसी नीति ब्रिटिश सरकार ने बनाई जिस नीति में लाठी भी ना टूटे और सांप भी मर जाए। तो ऐसी स्थिति का पालन किया गया, जहां पर उन्होंने अपने लिए कोई और नीति बनाई, भारत के लिए कोई और नीति बनाई। का मुख्य उद्देश्य ब्रिटेन को लाभ पहुंचाना था। तो अपने देश को फायदा पहुंचाने के लिए उन्होंने भारत के उद्योगों को बर्बाद करना शुरू कर दिया। तो ये कैसे हुआ, मैंने 3 पॉइंट में यहां पर मेंशन किया। सबसे पहले इसके अंतर्गत भारत से ब्रिटेन को कर मुक्त कच्चे माल का निर्यात, यानी कि अगर हम ब्रिटेन वालों को कच्चा माल बेचेंगे तो उसके ऊपर कोई कर नहीं लगेगा, वो कर मुक्त होगा। तो हमारे लिए उन्हें कच्चा माल निर्यात करना कर मुक्त होगा। इसी प्रकार से ब्रिटेन से भारत में अंतिम वस्तुओं का कर मुक्त आयात। इसका मतलब आप कुछ बेचेंगे कच्चा माल तो वो टैक्स फ्री होगा, आप अगर उनसे अंतिम वस्तु खरीदेंगे तो वो टैक्स फ्री होगा। लेकिन हस्तशिल्प वस्तुओं के निर्यात पर भारी शुल्क लगा दिया गया। तो याद रखिएगा, भारी शुल्क का मतलब हद से ज्यादा टैक्सेस लगा दिया गया हस्तशिल्प उद्योग के ऊपर। अब टैक्सेस लगने की वजह से हुआ क्या, तो मैंने यहाँ पे लिखा कि जब शुल्क बढ़ेगा तो हस्तशिल्प वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाएंगी,
और जब उनकी कीमतें बढ़ जाएंगी तो वो महंगी हो जाएंगी दूसरी वस्तुओं की तुलना में, जिसकी वजह से पूरे बाजार में उनकी मांग कम हो जाएगी और धीरे धीरे हस्तशिल्प उद्योग का पतन हो जाएगा। तो ब्रिटिश सरकार की ये दोहरी नीति थी, जहां पर उन्होंने हस्तशिल्प को छोड़कर कोई भी कच्चा माल अगर भारत ब्रिटेन को बेचता है तो वो टैक्स फ्री होगा, भारत अगर ब्रिटेन से कोई भी अंतिम वस्तु खरीदता है तो वो टैक्स फ्री होगा। लेकिन अगर आप हस्तशिल्प को बेचने का सपना देख रहे हैं तो वो सपना सपना ही रह जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर अधिक कर लगा दिया जाएगा। तो ये पहला पॉइंट है जिसके द्वारा उन्होंने औद्योगिक क्षेत्र का विनाश करने की कोशिश की। तो हस्तशिल्प उद्योग के पतन की वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या विपरीत प्रभाव पड़ा हो, तो उसकी बात करने के लिए जा रहा हूं। मैंने सेकंड वन लिखा, हस्तशिल्प उद्योगों के पतन का विपरीत प्रभाव। तो क्या एडवर्स इफेक्ट पड़ा? तो कृषि के अलावा अगर कहीं पर लोग सबसे ज्यादा रोजगार प्राप्त कर रहे थे तो वो भारत का हस्तशिल्प उद्योग था। पर हस्तशिल्प उद्योग के पतन के कारण भारत में भारी बेरोजगारी की स्थिति उत्पन्न हो गई, जहां पर लोगों के पास रोजगार का कोई माध्यम नहीं रहा और उन्हें विवश होकर कृषि के ऊपर कार्य करना पड़ा। सेकेंड पॉइंट मैंने लिखा, हस्तशिल्प उद्योगों की प्रतियोगिता ब्रिटेन की मशीन उद्योगों से होने लगी। हस्तशिल्प उद्योग जहां पर श्रमिकों का ज्यादा प्रयोग किया जाता था, पर ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाए गए उद्योगों के अंदर मशीन का ज्यादा प्रयोग किया जाता था। तो इसीलिए हस्तशिल्प उद्योगों की प्रतियोगिता मशीन उद्योगों से होने लगे। अब मशीन उद्योगों की खासियत ये थी कि उन्हें कपड़ा बनाने में कम समय लगता था और उनके कपड़े सस्ते होते थे बजाय कि हस्तशिल्प उद्योगों के कारण, जिसकी वजह से क्या हुआ कि हस्तशिल्प उद्योगों की तुलना में विदेशी वस्तुएं सस्ती हो गई और जब विदेशी वस्तुएं सस्ती हुई तो विश्व बाजार में उनकी मांग ज्यादा होने लग गई और हमारी मांग धीरे धीरे कम हो गई। थर्ड पॉइंट में मैंने लिखा, विदेशी जीवन शैली अपनाने से। अब एक और समस्या आ गई कि भारतीय लोग वेस्टर्न लाइफस्टाइल को फॉलो करने लग गए। अब हमें धोती कुर्ता की जगह जीन्स और टी शर्ट ज्यादा पसंद आने लग गया। तो भारतीय लोगों ने हस्तशिल्प वस्तुओं की मांग करनी कम कर दी, जिसकी वजह से विश्व भर में हस्तशिल्प उद्योगों का पतन होना शुरू हो गया। तो मैंने लिखा, विदेशी जीवन शैली अपनाने से भारतीयों ने विदेशी वस्तुओं को अपनाना शुरू कर दिया, इससे आयात बढ़ गया। तो हमने उनकी वस्तुओं को यूज करना शुरू कर दिया, हमारे खुद के वस्तुओं की मांग हमने ही कम करनी शुरू कर दी और इसी वजह से हस्तशिल्प उद्योगों का पतन हो गया। चलता हूं थर्ड पॉइंट की तरफ और मैंने लिखा, सार्वजनिक क्षेत्रों की सीमित भूमिका, यानी कि लिमिटेड रोल ऑफ द पब्लिक सेक्टर। अब किसी भी देश के उद्योगों का विकास करने का मेन जो जिम्मा होता है वो सरकार के पास होता है, क्योंकि जब निजी क्षेत्र अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाते तो सार्वजनिक क्षेत्रों को योगदान देना जरूरी हो जाता है। पर ब्रिटिश शासन के दौरान जो हमारा सार्वजनिक क्षेत्र था उसकी भूमिका बहुत सीमित थी। तो मैंने लिखा, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों का विकास बहुत सीमित था। सरकार का मुख्य नियंत्रण सिर्फ कुछ हिस्सों में था, जैसे कि रेलवे, संचार, बिजली, बंदरगाह आदि। तो कुछ ही जगह सरकार अपना काम चला रही थी और उस जगह जहां से ब्रिटिश सरकार को फायदा होगा उन्होंने भारतीय उद्योगों को बेहतर बनाने की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। फोर्थ पॉइंट की तरफ चलता हूं, सकल घरेलू उत्पाद में निम्न योगदान। अब उद्योगों का योगदान सकल घरेलू उत्पाद में कितना है ये निर्धारित करता है कि उद्योग आपके लिए कितना महत्वपूर्ण होगा। पर ब्रिटिश काल के दौरान भारतीय स्थिति इतनी खराब हो चुकी थी कि जीडीपी के अंदर औद्योगिक क्षेत्र का योगदान बहुत ही सीमित था। तो मैंने यहाँ पे लिखा, औद्योगिक क्षेत्रों का विकास निम्न तथा असंतुलित था। असंतुलित का मतलब कुछ कंपनियां बहुत अच्छा कार्य कर रही थी पर कुछ कंपनियां ढंग से कार्य नहीं कर पा रही थी। उस टाइम में जो सबसे बड़ा उद्योग माना जाता है उसका एग्जांपल देना चाहूंगा, उसका नाम था टिस्को। टिस्को इज द टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जो 1907 में जमशेदपुर बिहार से शुरू हुआ था। इसके अलावा कुछ ही उद्योग थे जो उस समय कार्य कर रहे थे, अधिकतर उद्योग हमारे पास निम्न स्तर के कार्य कर रहे थे। इनका सकल घरेलू उत्पाद में योगदान अन्य देशों की तुलना में कम था। जब हम अपनी तुलना करते हैं यूरोप से, जब हम अपनी तुलना करते हैं यूएस के साथ, जब हम अपनी तुलना करते हैं जापान के साथ, तो वहां पर जो सकल घरेलू उत्पाद में उद्योगों का योगदान है वो बहुत ज्यादा था, पर भारत में ये योगदान बहुत कम था। तो चलते हैं लास्ट पॉइंट की तरफ और लास्ट पॉइंट मैंने लिखा,
पूंजीगत वस्तुओं के उद्योगों का अभाव, दैट इज द लैक ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री। अब सबसे पहले सवाल ये आता है कि पूंजीगत वस्तुएं क्या होती हैं। पूंजीगत वस्तुओं का मतलब मशीन होता है। तो मैंने यहाँ पे लिखा इससे विपर्य उन उद्योगों से है जो मशीनों का उत्पादन करते हैं। और मशीनों का उत्पादन करना क्यों आवश्यक है? क्योंकि अगर आप अन्य वस्तुओं का उत्पादन करना चाहते हैं तो आपके पास मशीन होनी चाहिए। तो मशीन एक बहुत बड़ा इनपुट होता है जो आपकी मदद करता है दूसरी वस्तुओं का उत्पादन करने में। यानी अगर हम उद्योगों का विकास करना चाहते हैं तो उन उद्योगों का विकास करने के लिए कौन से उद्योग का विकास करना पड़ेगा? पूंजीगत वस्तुओं के उद्योगों का। पर क्या ऐसा हुआ ब्रिटिश काल में? तो उसी की बात करते हैं। मैंने फर्स्ट पॉइंट लिखा, औद्योगिकीकरण करने के लिए पूंजीगत वस्तुओं के उद्योगों का होना आवश्यक है। क्योंकि अगर आप अन्य वस्तुओं का उत्पादन करना चाहते हैं तो मशीन आपके पास होनी चाहिए, और मशीन तभी होगा जब आपके देश में पूंजीगत वस्तुओं को बनाने वाले उद्योग होंगे। परंतु स्वतंत्रता के समय इसका अभाव था। लेकिन जब हम बात करते हैं आजादी की, तो आजादी के समय इन चीजों का अभाव था देश के अंदर। सेकेंड पॉइंट मैंने लिखा, ब्रिटिश सरकार ने केवल उन उद्योगों को प्रोत्साहित किया जो ब्रिटिश उद्योगों के लिए प्रतियोगिता ना ला सके। यानी कि उनका मकसद था केवल उन उद्योगों को स्थापित करना या उन उद्योगों को प्रोत्साहित करना जो उनके लिए प्रतियोगिता ना बने, तो उनके रास्तों का रोड़ा ना बने, ये उनका उद्देश्य था। थर्ड पॉइंट जहां पर मैंने लिखा, ब्रिटिश सरकार का मुख्य उद्देश्य पूंजीगत वस्तुओं के आयात पर भारतीय अर्थव्यवस्था को निर्भर बनाना था। वो चाहते थे कि भारत पूरी तरह से ब्रिटेन पर निर्भर हो जाए और पूंजीगत वस्तुएं खरीदने के लिए हमारे पास ब्रिटेन के अलावा कोई और चारा ना रह जाए। यही उनका मेन मकसद था। तो मैंने आपको बताया औद्योगिक क्षेत्र की दशा के अंदर 5 पॉइंट। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं। सबसे पहले पॉइंट में हमने बात की थी हस्तशिल्प उद्योगों का पतन। फिर हमने बात की कि हस्तशिल्प उद्योगों के पतन के कारण क्या विपरीत प्रभाव पड़ा। थर्ड पॉइंट मैंने आपको बताया था जहां पर सार्वजनिक क्षेत्रों की बहुत ही सीमित भूमिका होती थी और उद्योगों का जीडीपी में योगदान बहुत ही कम होता था। और लास्ट पॉइंट हमने किया जहां पर पूंजीगत वस्तुओं के उद्योगों में भारी कमी थी भारत के अंदर, और इसीलिए हमारा औद्योगिक क्षेत्र कोई खास विकास नहीं कर पाया ब्रिटिश काल के दौरान। तो आता हूं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय विदेशी व्यापार की क्या दशा थी, एंड दैट इज कॉल्ड द फॉरेन सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो जब हम विदेशी व्यापार की बात करते हैं तो ब्रिटिश काल ने इसके ऊपर किस प्रकार से कार्य किया, तो मैंने यहाँ पर लिखा, ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत के विदेशी व्यापार की संरचना यानी उसकी बनावट किस तरीके की होगी, उसकी मात्रा यानी कि निर्यात और आयात का जोड़ कितना होगा, और ढांचे का मतलब कौन सी वस्तुएं हम बेचते हैं और कौन सी वस्तुएं हम खरीदते हैं, को बुरी तरह से प्रभावित करने के लिए वस्तुओं के उत्पादन, व्यापार तथा कर की दरों पर प्रतिबंधात्मक नीतियों का पालन किया गया। मैं फिर से रिपीट करता हूं, ब्रिटिश सरकार ने भारतीय विदेशी व्यापार को बुरी तरह से प्रभावित करने की कोशिश की, और इसके लिए उन्होंने क्या किया, भारत की विदेशी व्यापार की संरचना, मात्रा और ढांचे को प्रभावित करने के लिए उन्होंने उत्पादन के ऊपर, व्यापार के ऊपर और कर के द्वारा अलग अलग नीतियों को बनाया, जहां पर सिर्फ वो अपना फायदा करना चाहते थे, ना कि भारत का। तो मैंने यहाँ पे लिखा फर्स्ट पॉइंट, प्राथमिक उत्पादों के निर्यातक तथा निर्मित वस्तुओं के आयातक। तो उन्होंने हमारी अर्थव्यवस्था को कैसा बना दिया, एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट, जहां पर कच्चे माल के हम लोग निर्यातक बन गए और अंतिम वस्तुओं के हम लोग आयातक बन गए। मैंने फर्स्ट पॉइंट में लिखा कि भारत प्राथमिक उत्पादों जैसे कच्चा रेशम, सूत, कपास, ऊन, पटसन, नील आदि का शुद्ध निर्यातक बन गया। तो ये सारी चीजें जो हमारे खुद के उद्योगों के लिए जरूरी हुआ करती थी, वो हम विदेशियों को बेच रहे थे और खासकर ब्रिटिश सरकार को बेच रहे थे। तो हम इन सब के निर्यातक बन गए। इसी प्रकार भारत निर्मित वस्तुओं जैसे सूती कपड़ा, रेशमी कपड़ा और ऊनी कपड़ा और मशीनी उत्पादकों का आयातक बन गया।
तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले सूती बनाएंगे हम और सूती हम उन्हें कच्चे माल के रूप में बेचेंगे। सूती के कपड़े बनाकर वो निर्मित वस्तुएं हम ही को महंगी कीमतों पर बेचेंगे। तो ब्रिटिश सरकार की एक नीति थी जहां पर वो कच्चे माल का तो उन्होंने हमें निर्यातक बना दिया और हमें विवश करके अंतिम वस्तुओं का आयातक बना दिया गया। इसकी वजह से हमारे देश में क्या समस्या उत्पन्न हुई, इससे देश में आवश्यक वस्तुओं का अकाल पड़ गया। आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन ही भारत में कम हो गया और यहाँ पर भारत में खाद्य फसलों की जगह नकद फसलों का उत्पादन होने लग गया, जिसकी वजह से देश में कई बार अकाल पड़ गया। क्योंकि निर्मित वस्तुओं की खरीद के लिए अब हम विदेशों पर निर्भर हो गए। हमारी स्थिति ऐसी हो गई कि जो चीजें हम पहले खुद बना पाते थे, अब हमें विदेशियों पर निर्भर रहना पड़ गया। और यही था जहां पर विदेशी व्यापार को पूरी तरह से बर्बाद करने का काम ब्रिटिश सरकार ने किया। तो अब मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं कि कैसे ब्रिटिश सरकार ने विदेशी व्यापार को नियंत्रित किया और उसे और ज्यादा नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने एकाधिकारी नियंत्रण बनाया। आप जानते हैं एकाधिकार का मतलब सिर्फ एक व्यक्ति का अधिकार होता है। तो ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों को पूरी तरह से अपने ऊपर निर्भर बनाने की कोशिश की। तो मैंने लिखा कि ये संभव कैसे हुआ। देश का आधे से ज्यादा यानी कि 50% से ज्यादा विदेशी व्यापार केवल ब्रिटेन के साथ था। तो आप देख सकते हैं कि और अन्य देशों के साथ हमारा विदेशी व्यापार ना होकर 50% से अधिक विदेशी व्यापार केवल ब्रिटेन के साथ था तथा केवल कुछ देशों चीन, श्रीलंका तथा ईरान से व्यापार करने का अधिकार था। तो ब्रिटेन के साथ हमारा सबसे अधिक व्यापार हो रहा था, जो हमें विवश होकर करना पड़ रहा था। इसके अलावा उन्होंने सिर्फ कुछ और देशों के साथ व्यापार करने की अनुमति दी, जिसमें चीन था, श्रीलंका था और ईरान था, जिनसे हमारा कोई खास व्यापार नहीं हुआ करता था। इसी प्रकार से सन 1869 में शुरू किए गए स्वेज नहर ने भारत से ब्रिटेन तक एक सीधा जलमार्ग बनाकर एकाधिकार स्थापित करने में मदद की। ब्रिटेन वालों ने सोचा कि हम करें क्या, कैसे हम एकाधिकार बना सकते हैं, क्योंकि पहले व्यापार करने के लिए भारत से सामान को अफ्रीका तक ले जाना पड़ता था और फिर अफ्रीका से वो ब्रिटेन तक जाता था। तो ब्रिटेन वालों ने सोचा कि क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि भारत से सीधा सामान ब्रिटेन तक पहुंचे और ब्रिटेन से सीधा भारत तक आए। इससे हमारा विदेशी व्यापार भी बढ़ जाएगा और व्यापार करने में बहुत आसानी होगी। इसीलिए 1869 ईस्वी में उन्होंने स्वेज नहर बनाया और स्वेज नहर भारत से लेकर ब्रिटेन तक का एक सीधा जलमार्ग था, एक सीधा वाटरवे रास्ता था जहां पर भारत से ब्रिटेन जाया जा सकता था। इससे फायदा क्या होगा, इससे विदेशी व्यापार बहुत ही सुगम तरीके से होने लगेगा और भारतीय बाजारों में विदेशी वस्तुएं बड़ी आसानी से पहुंच जाएंगे। फिर मैंने आगे लिखा यह योजनात्मक और आर्थिक रूप से, योजनात्मक का मतलब दिमाग के तौर पर और आर्थिक का मतलब फायदा क्या हुआ ब्रिटेन सरकार को, इसकी वजह से उनकी लागत कम हो गई और लागत कम होने की वजह से उनका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ गया। तो योजनात्मक और आर्थिक दोनों रूप से स्वेज नहर सबसे बेस्ट था। तो मैंने लिखा पूरे विश्व का सर्वश्रेष्ठ जल मार्ग हुआ करता था, पूरे विश्व का सर्वश्रेष्ठ जल मार्ग था। तो दैट मीन्स कि यहाँ पर सिंपल टर्म्स में ब्रिटेन सरकार ने एकाधिकारी नियंत्रण बनाने के लिए बहुत कुछ किया। थर्ड पॉइंट की तरफ चलता हूं। मैंने लिखा भारत की संपत्ति का निष्कासन, जिसे हम ड्रेन ऑफ इंडिया वेल्थ बोलते हैं। एग्जामिनेशन पर्पज से ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और इस पॉइंट में हम बात करेंगे कि भारत सोने की चिड़िया जो था, वो सोने की चिड़िया क्यों नहीं रह गया ब्रिटेन काल के दौरान। तो यहां पर मैंने लिखा कि भारत के विदेशी व्यापार की खासियत ये थी कि उस समय हम निर्यात आधिक्य की स्थिति में थे। तो ध्यान दीजिएगा, जब हम बात करते हैं कि हम बहुत बड़े निर्यातक बने और बहुत बड़े आयातक बने, पर इन सब के बावजूद भारतीय विदेशी व्यापार में निर्यात आधिक्य था। आधिक्य का मतलब होता है ज्यादा। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी जो प्राप्तियां थी, जो पैसे आने वाले थे, वो ज्यादा आने वाले थे एज कंपेयर टू जितना आपको भुगतान करना था। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं विदेशों से 100 रुपए कमा रहा हूं वस्तु बेचने से
और अगर मैं उनकी वस्तुएं खरीदने पर 80 रुपए बस खर्च कर रहा हूं तो मुझे 20 रुपए का फायदा हो रहा है। और इसी स्थिति को बोला जाता है निर्यात आधिक्य। जब आपका निर्यात आपके आयात की तुलना में ज्यादा होगा तो भारतीय विदेशी व्यापार की खासियत ये थी कि हमारा निर्यात ज्यादा था एज कंपेयर टू जितना हम आयात कर रहे थे। पर सवाल ये आया कि क्या ये पैसा हमारे देश में यूज हो पा रहा था, तो जवाब है नहीं जी। मैंने यहाँ पे लिखा परंतु इससे हमारे देश में मुद्रा का अंतर प्रवाह नहीं हो पा रहा था, हमारे देश में ये पैसा नहीं आ पा रहा था, तो जा कहां पर रहा था, बल्कि इस धन तथा संपत्ति का दुरुपयोग ब्रिटिश सरकार कर रही थी। तो ब्रिटिश सरकार हमारे धन का, हमारी संपत्ति का दुरुपयोग कर रहे थे, वो वेस्ट कर रहे थे। किन चीजों पर? सबसे पहले प्रशासनिक व्यय। भारत में जो वायसराय आया करते थे, जो ऑफिसर आते थे, उन ऑफिसर्स को रख रखाव पर जो खर्च किया जाता था उसे प्रशासनिक व्यय बोलते हैं। ब्रिटेन अगर किसी और देश के साथ युद्ध कर रही थी तो वहां पर जो पैसा खर्च होता था वो भारत का पैसा खर्च किया जा रहा था। और इसी प्रकार से अदृश्य मदों का आयात किया जाता था। अदृश्य मदों का मतलब जिन मदों को देखा नहीं जा सकता, तो वहां पर हम बहुत सारी सेवाएं खरीद रहे थे। और इसी प्रकार से ब्रिटेन भारत का पैसा धीरे धीरे ब्रिटेन में भेज रहा था, तो मुद्रा का हस्तांतरण हो रहा था। और इन सब के ऊपर ब्रिटिश सरकार भारत के पैसे को खर्च करती जा रही थी। इससे भारतीय संपत्ति का निष्कासन हो गया और सोने की चिड़िया कब मिट्टी की हो गई किसी को पता ही नहीं चला। तो ब्रिटेन ने एक दीमक की तरह हमें बर्बाद कर दिया, जिसने हमारे ही पैसे को हमारे देश में उपयोग ना करके ब्रिटेन में उपयोग करना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर मैं क्लास खत्म करता हूँ, एक बार रिपीट करता हूँ। आपने विदेशी व्यापार में 3 पॉइंट्स को मेंशन किया। सबसे पहले हमने पढ़ा कि हम कच्चे माल के निर्यातक और अंतिम वस्तुओं के आयातक बने। उसके बाद हमने पढ़ा कि ब्रिटिश सरकार ने विदेशी व्यापार को नियंत्रित करने के लिए एकाधिकार बनाया। और तीसरा हमने पढ़ा कि उन्होंने भारतीय संपत्ति का निष्कासन करना शुरू किया। तो यहाँ पर आज की क्लास खत्म करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन जल्दी से दबाइए। तो बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।